डियर स्टूडेंट, क्या आप लोगों को पता है हमारे लंग्स में कितनी एयर की कैपेसिटी होती है और एक टाइम में कितनी एयर हमारे लंग्स में जा सकती है। आज मैं आप लोगों को इस टॉपिक के साथ ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा। लेट्स सी। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली 4%। डियर स्टूडेंट, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं, ये वो वाले एमसीक्यूज। आज का टॉपिक द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने का तरीकाकार, कि हम सांस कैसे लेते हैं। जैसे लास्ट के टॉपिक में हमने पढ़ा था, एयर पैसेज वे के ज़रिए एयर जो है लंग्स के अंदर चली जाती है, लंग्स के अंदर गैसों का तबादला हो जाता है और फिर वहाँ से वापस चली जाती है। ये कौन सी ऐसी ताकत है, ये कौन सी ऐसी फोर्स है जो हवा को लंग्स के अंदर लेकर आती है या लंग्स से बाहर लेकर जाती है। जैसे हम एग्जॉस्ट फैन या कोई पंखा लगाते हैं हवा को धकेलने के लिए, क्या लंग्स के अंदर भी कोई ऐसा पंखा लगा होता है या कोई सेक्शन पंप लगा होता है जिसकी मदद से ऐसा होता है? तो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बता रहे हैं ब्रीथिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या एक जिस्मानी प्रोसेस है, अम्लन प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। इन विच एयर इज़ टेकन इन टू द लंग्स, जिसमें हवा लंग्स के अंदर लेकर आते हैं, एंड एक्सपेल्ड आउट द लंग्स, और वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। इस चीज़ को ब्रीथिंग कहते हैं, सांस लेना कहते हैं। देयर आर 2 स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन 2 मराहल में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप कहलाता है इनहेलेशन, या इसका सेकंड नेम है इंस्पायरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन करेंगे आप लोग। इनहेलेशंस मीन इनटेक ऑफ एयर इनटू द लंग्स। इनहेलेशन का मतलब है हवा को लंग्स के अंदर लेकर आना। इस टॉपिक से 2 बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, और दूसरा आता है राइट डाउन द इवेंट्स विच अकर ड्यूरिंग इनहेलेशन, या फिर थर्ड क्वेश्चन आता है राइट डाउन द इवेंट अकर्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। इन क्वेश्चन का हम आंसर भी देखते हैं और इस टॉपिक को भी समझते हैं। इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान हवा कैसे लंग्स के अंदर जाती है, इसके अंदर कुछ इवेंट्स, कुछ चेंजेस होती हैं। इसमें 2 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है डायाफ्राम। डायाफ्राम हमने पढ़ा था कि लंग्स के नीचे एक मेम्ब्रेन मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होता है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी, 2 रिब्स के दरमियान मसल होते हैं जिन्हें कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। ये एक मेम्ब्रेन झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर भी जिसे इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं। इंटर का मतलब ही यही है, दरमियान में। कास्टल मतलब ये रिब्स के दरमियान के जो मसल्स हैं ये क्या कहलाते हैं? इंटरकास्टल मसल। ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है कि जब एयर्स को लंग्स के अंदर लेकर आना होता है, ये इंटरकास्टल मसल जो हैं ये कंट्रैक्ट होते हैं। इसके रिजल्ट में क्या होता है? रिब्स अपवर्ड मूव करती हैं, ऊपर की तरफ रेज हो जाती हैं, ऊपर की तरफ रेज हो जाती हैं, उठ जाती हैं। और दूसरा क्या होता है? आउटवर्ड मूव करती हैं, लंग्स से साइडों की तरफ हट जाती हैं। इस डायग्राम में इंटरकास्टल मसल्स को कंट्रैक्ट दिखाया गया, जिसकी वजह से ये रिब्स ऊपर की तरफ उठी हुई हैं और इनके दरमियान स्पेस भी जो है वो ज़्यादा है। आप इस डायग्राम को इसके साथ कंपेयर करें, यहाँ पर रिब्स के दरमियान स्पेस कम है और ये जो है नीचे की तरफ मौजूद है यहाँ पर, और ये लंग्स के साथ अटैच हैं। यहाँ पर देखें ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं और लंग्स से ऊपर हट जाती हैं, जिससे क्या होता है कि लंग्स को स्पेस मिल जाती है, लंग्स के अंदर वॉल्यूम बढ़ जाता है। दूसरा काम ये होता है, डायाफ्राम जो है ये भी कंट्रैक्ट होता है। पहले डायाफ्राम यहाँ पर मौजूद था, ये जो लाइन नज़र आ रही है आप लोगों को, इसने लंग्स को दबा के रखा हुआ था। जैसे ही ये कंट्रैक्ट होता है ये नीचे की तरफ आ जाता है, लंग्स से दूर हट जाता है और इस तरह लंग्स फैल जाता है इंटरकास्टल मसल्स कंट्रैक्ट होने से और डायाफ्राम के कंट्रैक्ट होने से। इंटरकास्टल मसल जब कंट्रैक्ट होंगे तो रिब्स लंग्स से दूर हट जाएंगी, और ऐसे ही जब डायाफ्राम कंट्रैक्ट होगा ये भी लंग्स से, फेफड़ों से दूर हट जाएगा, जिससे क्या होगा? लंग्स फैल जाएंगे, इनके अंदर इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इनके अंदर स्पेस बन जाएगी, जिससे क्या होगा? एयर इंटर इनटू द लंग्स। एयर जो है यहाँ से होती हुई नेजल नॉस्ट्रिल से होती हुई लंग्स के अंदर इंटर हो जाएगी। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द स्टेप्स अकर ड्यूरिंग इनहेलेशन। इसका आंसर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक करोगे। पहले आप इंटरकास्टल मसल का बताओगे। इंटरकास्टल मसल्स भी कंट्रैक्ट होते हैं, याद रखिएगा, और डायाफ्राम जो है ये भी कंट्रैक्ट होता है, और ये दोनों लंग्स से दूर हट जाते हैं, जिससे लंग्स का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है और उसके अंदर एयर प्रेशर कम हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बाहर की जो एयर है वो लंग्स के अंदर मूव कर जाती है, इंटर कर जाती है। इसको कहते हैं इनहेलेशन। अब सेकंड स्टेप, जैसे हमने स्टार्ट में देखा कि ब्रीथिंग का प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला इनहेलेशन, हवा लंग्स के अंदर आ गई, अब लंग्स से बाहर कैसे जाएगी, उसको हम कहते हैं एक्सेलेशन, या इसका सेकंड नेम है इंस्पायरेशन। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले, एक्सेलेशन मीन्स मूविंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स। एक्सेलेशन का मतलब एयर को लंग्स से बाहर धकेल देना एक्सेलेशन कहलाता है। ये दोनों डिफरेंस आता है, इंस्पायरेशन और एक्सेलेशन। फिर इसके अंदर भी डिफरेंट स्टेप जो हैं, इवेंट्स जो हैं वो अकर्स होते हैं, उसके बाद एक्सेलेशन का प्रोसेस होता है। इसमें भी ये 2 स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, इंटरकास्टल मसल्स
और डायाफ्राम। ड्यूरिंग एक्सेलेशन इंटरकास्टल मसल्स भी रिलैक्स होते हैं और डायाफ्राम जो है ये भी रिलैक्स होते हैं। तो इसके रिजल्ट में होता क्या है वो हम देखते हैं ग्राफिकली। ड्यूरिंग इनहेलेशन प्रोसेस रिब्स अपवर्ड और आउटवर्ड मूव कर जाती हैं और डायाफ्राम जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है। अब जब एक्सेलेशन का प्रोसेस होता है ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, उल्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, इंटरकॉस्टल मसल जो है रिलैक्स हो जाते हैं जिससे रिब्स फिर नीचे आ जाती हैं और आकर लंग्स को दबाती हैं। और उसके साथ ही डायाफ्राम जो है ये मूव करता है अपवर्ड, जिससे क्या होता है कि ऊपर जाकर ये पहले यहाँ नीचे था फिर ऊपर जाता है, लंग्स के साथ अटैच हो जाता है और लंग्स के ऊपर प्रेशर लगाता है। इसके रिजल्ट में लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाता है और जो लंग्स के अंदर एयर होती है वो यहाँ से बाहर चली जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सेलेशन कहते हैं। अक्सर स्टूडेंट इस टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं कि किस स्टेप में कंट्रैक्ट होता है और किस स्टेप में ये स्ट्रक्चर जो है रिलैक्स होते हैं। तो याद रखिएगा इनहेलेशन के प्रोसेस में ये दोनों चीज़ें कंट्रैक्ट होती हैं, इंटरकास्टल मसल्स भी और डायाफ्राम भी। और जबकि एक्सेलेशन का प्रोसेस जो होता है इसमें इंटरकास्टल मसल्स और डायाफ्राम दोनों रिलैक्स होते हैं और वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है लंग्स का। और जबकि इनहेलेशन के प्रोसेस में लंग्स का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं, ये वाला लंग्स देखिए कितना फूला हुआ है, इसका एरिया जो है डायमीटर यहाँ तक बन रहा है। जबकि ये वाला देखें इसका डायमीटर जो है छोटा है इसकी निस्बत, क्योंकि रिब्स ने और डायाफ्राम ने इसको क्लोज कर दिया, स्क्वेर दिया। इन दो स्टेप के बाद ब्रीथिंग का जो एक साइकिल है वो कंप्लीट होता है। हमारा एक सांस जो है वो कंप्लीट होता है, सांस को अंदर लेकर जाना और सांस को बाहर निकालना। ऊपर मैं एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा था कि एक लंग्स के अंदर कितनी एयर आ सकती है। तो एक लंग्स के अंदर तकरीबन 5 से 6 लीटर एयर जो है वो आ सकती है। और जब हम एक दफ़ा ब्रीथ करते हैं और उसमें तकरीबन 500 ml मतलब हाफ लीटर एयर जो है लंग्स से बाहर जाती है, लंग्स के अंदर आती है। मतलब ये कि ड्यूरिंग ब्रीथिंग हमारा लंग्स बिल्कुल खाली नहीं होता, उसके अंदर हवा मौजूद रहती है। इसलिए योगा की एक्सरसाइज में और स्ट्रेस मैनेजमेंट में कहा जाता है डीप ब्रीथ करें, कि लंग्स के अंदर जो डेड एयर है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है उस सारी एयर को बाहर निकालें और फिर उसके बाद फ्रेश एयर जो है लंग्स के अंदर लेकर जाएं। इससे क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो बेहतर हो जाती है, हम इससे एक्टिव और फ्रेश फील करते हैं। साइड बॉक्स यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। वो कह रहा है वी लूज़ हाफ अ लीटर, हम आधा लीटर वाटर जो है वो डेली ड्यूरिंग ब्रीथ ज़ाया करते हैं। और ये वाटर यूज़ होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम को मॉइस्चर रखने के लिए, ताकि उसके ऊपर क्रैक नहीं पड़े। और अगर क्रैक पड़ेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो जाएंगे। और वो कह रहा है कि इस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कैसे कर सकते हैं कि वो कह रहा है कि इस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कैसे कर सकते हैं क्या वाकई वो कह रहा है कि इस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कैसे कर सकते हैं कि वाकई हमारे सांस के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं। वो कह रहा है कि जब हम ग्लास के ऊपर ब्रीथ करते हैं तो उसके ऊपर आप लोगों को वेपर्स वो धुंधला सा नज़र होना शुरू हो जाता है। तो ये इसी वाटर की वजह से है जो हमारे सांस के अंदर होता है। यहाँ पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, द रेट ऑफ ब्रीथिंग, सांस की रफ्तार। पहले हमने पढ़ा कि एयर्स कैसे लंग्स के अंदर आती है और लंग्स से बाहर जाती है। अब हम पढ़ेंगे कि 1 मिनट में हम कितनी दफ़ा सांस लेते हैं ड्यूरिंग रेस्ट, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं और उस टाइम ब्रीथिंग रेट क्या होता है और ये ब्रीथिंग रेट बढ़ क्यों जाता है, इसका मकसद क्या होता है। पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट MCQs है, ह्यूमन ब्रीथ 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। इंसान जो है 1 मिनट के अंदर तकरीबन 16 से 20 दफ़ा सांस लेते हैं। इनहेलेशन एक्सहेलेशन एक सांस है और ये 16 से 20 दफ़ा लेते हैं ऐसे। और ये वाला जो रेट है एट रेस्ट, ये सुकून का रेट है जब हम नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं। यहाँ पर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन वी डू हार्ड एक्सरसाइज। क्या होता है जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज आर हार्ड जॉब मसल्स कैरी आउट सेलुलर रेस्पिरेशन। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, और ये इसलिए बढ़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके और जो हार्ड जॉब है और एक्सरसाइज है वो कैरी ऑन रहे। और उसके रिजल्ट में क्या होता है, जब सेलुलर रेस्पिरेशन ज़्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए वेस्ट मटेरियल है, तो फिर बॉडी से रिमूव करना होता है। यहाँ पर एक और कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और ये रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी है, हाउ बॉडी डील विद हाई कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि बॉडी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसे डील करती है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से करेंगे आप लोग। द रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन डिटेक्ट्स ग्रेटर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड्स। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है वो ब्लड के अंदर जब ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको डिटेक्ट करता है, फील कर देता है, महसूस करता है। इट सेंड मैसेज टू द मसल्स ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम एट ग्रेटर स्पीड। और इसके नतीजे में क्या होता है, ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज भेजना शुरू कर देता है रिब्स को और डायफ्राम को कि वो ज़्यादा स्पीड से कंट्रैक्ट और रिलैक्स हों।
और उसके नतीजे में क्या होता है, इनकी जो स्पीड है कंट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। सो द ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज अप टू 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। क्या होता है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारा ब्रीथिंग रेट 30 to 40 टाइम्स पर मिनट पर पहुंच जाता है। ये भी MCQs है। तो डियर स्टूडेंट, ये था रेट ऑफ ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग रेट कितना होता है एट रेस्ट और एक्सरसाइज। और फिर इसके बाद इसमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़े कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले का यहाँ से एंड तक होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। वो एयर जो हम बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं उसकी कंपोजिशन, उसकी बनावट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और वो एयर जो हम बॉडी से एक्सपेल करते हैं उसकी क्या कंपोजिशन है। पहला फीचर, पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो है ऑक्सीजन। इंस्पायर्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है 21%। जो हवा हम बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, और जो एयर हम एक्सपेल करते हैं उसके अंदर 16%। मतलब कि एक एक्सचेंज में 6% ऑक्सीजन जो है वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। इंस्पायर्ड एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, बहुत कम अमाउंट होती है, 0.04%। और जो एयर हम एक्सपायर्ड करते हैं उसके अंदर 4% होती है। एक्सपायर्ड एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज ज़्यादा है। मतलब ये कि यहाँ पर हमारी बॉडी ने कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज़ की, कितनी की, तकरीबन ये बनती है 3.96%। फिर उसके बाद नाइट्रोजन की परसेंटेज होती है 79, इंस्पायर्ड एयर के अंदर होती है, और एक्सपायर्ड एयर के अंदर भी 79% होती है, क्योंकि हमारी बॉडी नाइट्रोजन जो है वो यूज़ नहीं करती। और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन देखिए, हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमिएबल होती है, तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन नाइट्रोजन को ब्लड के अंदर नहीं जाने देती। फोर्थ फीचर वाटर वेपर्स। इंस्पायर्ड एयर के अंदर वाटर वेपर जो है कम या ज़्यादा हो सकते हैं, वेरिएबल हैं ये, इनकी परसेंटेज फिक्स नहीं होती। सर्दियों में वाटर वेपर ज़्यादा होंगे या बारिश के सीज़न में वाटर वेपर ज़्यादा होंगे, गर्मियों में कम होंगे। जबकि जो एक्सपायर्ड एयर होगी उसमें वाटर वेपर सैचुरेटेड होंगे, मतलब उस एयर के अंदर वाटर वेपर्स मौजूद रहेंगे। जैसे ऊपर हम पढ़ के आए हैं कि बॉडी जो है एक दिन के अंदर तकरीबन 1/2 लीटर वाटर लूज़ करती है, वो इसी तरह से करती है। फिर है टेम्परेचर, ये भी वेरिएबल हो सकता है मौसम के अकॉर्डिंग, जबकि जो एक्सपायर्ड एयर होगा उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के इक्वल होगा। डस्ट पार्टिकल ये भी वेरिएबल हो सकते हैं, बल्कि अब तो हमारे पाकिस्तान के अंदर ये ज़्यादा ही है, क्योंकि हमारी एयर जो है बड़ी पोल्यूटेड है। और जो एक्सपायर्ड एयर होती है वो ऑलमोस्ट नन, मतलब कि बॉडी उसे फ़िल्टर कर देती है, वो हवा बिल्कुल साफ़ होती है। तो ये वाला बॉक्स जो है ये MCQs के लिए, इसमें MCQs आते हैं। इंस्पायर्ड एयर के अंदर कितने % ऑक्सीजन होती है, या एक्सपायर्ड एयर के अंदर कितने % कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इस तरह से इसमें से MCQs आते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। फर्स्ट वन इज़ इनहेलेशंस मीन moving air out of the lungs, intake of air into the lungs, exchange of gases in alveoli, movement of blood to the lungs. The correct option is beta. MCQs number 2. During inhalations, the intercostal muscles relax, contract, remain inactive, expand. The correct option is beta, contract. MCQs number 3. During exhalations, the diaphragm contract, expands, relaxes, thickens. Correct option is Charlie, relax. MCQ number 4. How many times does a human normally breathe per minute at rest? एक इंसान 1 मिनट के अंदर कितनी दफ़ा ब्रीथ करता है ड्यूरिंग रेस्ट? ऑप्शन ए 8 to 10 टाइम्स, ऑप्शन बी 12 to 14 टाइम्स, 16 to 20 टाइम्स, 25 to 30 टाइम्स. Correct option is Charlie, 16 to 20 times. MCQ number 5. What percentage of oxygen is present in inhaled airs? जो हवा हम लंग्स के अंदर लेकर जाते हैं उसके अंदर कितने % ऑक्सीजन होती है? 4%, 16, 21, 78. Correct option is Charlie, 21%. MCQ number 6. What percentage of carbon dioxide is present in exhaled airs? जो हवा हम लंग से बाहर निकालते हैं उसके अंदर कितने % कार्बन डाइऑक्साइड होती है? 0.04%, 2%, 4%, 21%. करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली, 4%. डियर स्टूडेंट, बड़े इंपॉर्टेंट MCQs है जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं, ये वो वाले MCQs हैं. तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.